हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने कुछ बिल्ट इन फंक्शंस देखे थे कि कैसे वे यूज़ करते हैं, कैसे आप उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो और कहाँ कहाँ पर वे यूज़ किए जाते हैं। तो इन सभी फंक्शंस की होप आप सभी ने प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें देखते हैं पाइथन के पिटारे में से क्या निकलता है। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोग का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में पाइथन के पिटारे में से निकला है कस्टम मॉड्यूल्स एंड पिप। हाँ जी, कस्टम मॉड्यूल्स और पिप निकले हैं और इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ इन सेक्शंस की। ठीक है, तो ये हमारे सेक्शंस है बिल्ट इन मॉड्यूल्स और कस्टम मॉड्यूल्स, क्रिएट योर ओन मॉड्यूल, अंडरस्टैंडिंग नेम एंड मेन, और व्हाट इज पिप, इंस्टॉल ए पैकेज, अनइंस्टॉल ए पैकेज, अपग्रेड ए पैकेज, फ्रीज एनवायरनमेंट, और व्हाट इज वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड यूज इट इन योर पाइथन प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये सभी हम आज की इस वीडियो में कवर अप करेंगे। और ये जो पुराने फंक्शंस थे अपने, जितने भी हमने अब तक कर लिए हैं, जितनी भी चीज़ अब तक हमने की हैं, ये सारी चीज़ें आगे यूज़ होने वाली है। हाँ जी, इन सभी में से कोई भी चीज़ हम किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं। अब क्यों? क्योंकि हमको आती हैं सभी चीज़ें। हमको लूप्स आती हैं, हमको कंडीशंस आती हैं, हमको ऑपरेटर्स आते हैं, हमको फंक्शंस आते हैं, हमको स्कोप के बारे में पता है, कैसे एग्जीक्यूशन होता है वो पता है। तो हम कहाँ पे क्या कोड करेंगे वो हमको पता होगा कि कहाँ पे क्या लिखना है। ठीक है, फंक्शन पैरामीटर्स हमको पता है कि कहीं पर आर्क्स मांगे तो आर्क्स दो, क्वार्क्स मांगे तो क्वार्क्स दो, कुछ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, जो मांगा है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सभी बेसिक चीज़ें होगी। आज का जो ट्यूटोरियल है वो अपना कस्टम मॉड्यूल्स पर है, पिप पर है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 14 और ये हमारा हो जाएगा मॉड्यूल्स एंड पिप, है ना। ये हमारा मॉड्यूल्स एंड पिप इस तरीके से लिख देता हूँ .py। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है। और अब यहाँ पर हम मॉड्यूल्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाइथन का हर एक बड़ा डेवलपर है ना, उसके पास ना एक सीक्रेट होता है। वो सीक्रेट क्या है? वो दूसरों के बनाए हुए टूल्स का बेस्ट यूज़ करता है। हाँ जी, और खुद भी बनाता है। मतलब कि जो एक परफेक्ट पाइथन डेवलपर बनना चाहता है ना, तो उसको दूसरों के बनाए टूल्स का अच्छे तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। हाँ जी, दूसरों के बनाए टूल्स मतलब कि दूसरों का लिखा गया कोड। ठीक है, टूल्स का मतलब वही होता है दूसरों के द्वारा लिखा गया हुआ जो कोड है उसका बेस्ट यूज़ करो और अपना भी कुछ टूल बनाओ, अपना भी कुछ कोड लिख के रखो ताकि आप उसको इजीली रीयूज़ कर पाओ। ठीक है, तो आज हम इसी चीज़ के अंदर डीप डाइव करेंगे। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कस्टम मॉड्यूल्स, पिप, पीआईपी जो आपने सुना होगा, ये है क्या चीज़। देखो, एक सिंपल सी बात मैं बताऊं तो आज हम बातें करने वाले हैं पाइथन के प्ले स्टोर के बारे में। हाँ जी, पाइथन के प्ले स्टोर के बारे में। जैसे कि आपके पास फ़ोन है, उसमें एक ऐप स्टोर होता है, प्ले स्टोर होता है ना, स्टोर्स होते हैं जहाँ से आप कोई भी ऐप इंस्टॉल पर क्लिक करते हो वो डल जाती है, फिर आप उसको यूज़ कर पाते हो। तो ऐसे ही पाइथन के अंदर भी एक स्टोर है जहाँ से आप कोई भी मॉड्यूल उठा के यूज़ कर सकते हो। इंस्टॉल करो पहले उसको, फिर यूज़ करो। इंस्टॉल कैसे होगा? आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप बिना इंटरनेट के आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो यही है मॉड्यूल्स। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन, बिल्ट इन मॉड्यूल्स और कस्टम मॉड्यूल्स में फ़र्क क्या है। तो यहाँ पर बात करते हैं मॉड्यूल्स क्या होते हैं। देखो, मॉड्यूल्स जैसा कि मैंने आपको बताया हर एक फाइल मॉड्यूल है। तो हर एक फाइल अगर मॉड्यूल है तो जब हम बाहर से कोई मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं तो क्या सिर्फ एक ही फाइल इंस्टॉल होती है? देखो, यहाँ पर हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, मॉड्यूल्स, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क। आपने सुना होगा ना, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं, पाइथन के फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, पाइथन की लाइब्रेरी है, पाइथन के मॉड्यूल्स है ना, ये सुना होगा। मॉड्यूल का मतलब है सिंगल फाइल। हाँ जी, जब आपने कोई स्पेसिफिक टास्क कराना हो और वो एक ही फाइल के अंदर कोड हो रखा हो तो उसको कहेंगे मॉड्यूल। ठीक है, क्या कहेंगे उसको हम मॉड्यूल कहते हैं। ओके, लाइब्रेरी का मतलब है जब आपके काफ़ी सारे मॉड्यूल्स मिल जाए, मतलब कि काफ़ी सारी फाइल्स हों और एक बड़े टास्क को परफॉर्म करते हो। बड़ा इन द सेंस ये नहीं कि भी एक ही टास्क है, बड़ा नहीं। लाइब्रेरी का मतलब आप मान सकते हो जैसे कि टूल बॉक्स। ठीक है, जिसके अंदर काफ़ी सारे टूल्स हैं और उनमें से आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हो, किसी भी टूल को यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम को लिखने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल भी दूंगा मैं आपको, जैसे कि नमपाई एक लाइब्रेरी है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे आपको टूल्स मिलेंगे जिनका आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आता है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब है कि उसके अंदर सारे रूल सेट हैं, सारी चीज़ें उसके अंदर हैं, आपको कहीं से बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंप्लीट चीज़ें आपको उसके अंदर मिल जाएंगी। जैसे कि जेंगो एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जेंगो एक फ्रेमवर्क है जिसमें आप बैक एंड फ्रंट एंड सब चीज़ बना सकते हो और कहीं पर भी जाने की आपको जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें वो खुद से प्रोवाइड करता है। अब आपको एक सिंपल भाषा में बताऊं, एक मॉड्यूल का मतलब है एक, जैसे कि एक टूल बॉक्स है, उसमें से आपने हथौड़ा उठा लिया, या फिर एक, चलो घर के लैंग्वेज में बताता हूँ, एक घर बना रहे हो आप। ठीक है, अगर आप खुद से घर बनाओगे तो आपको ईंटें चाहिएगी, आपको सीमेंट चाहिएगी, आपको हर एक चीज़ खुद से लानी पड़ेगी, पानी वगैरह सब कुछ, है ना। तो मान लो आप अब खुद ईंट भी बनाने बैठ गए
तो वही बात होगी, आप अपनी एक एक लाइन ऑफ कोड खुद लिख रहे हो। लेकिन अगर आपने किसी कंपनी से ईंट उठा ली, किसी कंपनी से सीमेंट उठा ली, तो आप क्या कर रहे हो भाई, एक लाइब्रेरी है जहाँ से मेरे को ईंट मिल सकती है, एक लाइब्रेरी जहाँ से मेरे को सीमेंट मिल सकती है, एक लाइब्रेरी है जहाँ से मेरे को क्रेशर वगैरह और चीज़ें मिल सकती है ना। तो आपने अलग अलग ऐसे लाइब्रेरी ली और वहाँ पे अपना अपने हिसाब से अपने तरीके से अपना घर बनाने लग गए। ठीक है, तो ये तो होगी लाइब्रेरीज। ठीक है, और मॉड्यूल्स क्या है, मॉड्यूल है आपका एक एक ईंट। अब एक एक ईंट तो आप बनाने बैठने नहीं वाले ना, आपने एक लाइब्रेरी से ईंटें मंगवा ली, मतलब कि टूल से मंगवा ली अपने। सिंगल टूल इज कॉल्ड मॉड्यूल। ठीक है, मल्टीपल टूल्स इज कॉल्ड लाइब्रेरी एंड मल्टीपल लाइब्रेरीज कॉल्ड फ्रेमवर्क। अब मान लो कि आपने किसी ऐसी कंपनी से अपना टाका भिड़ाया, जैसे कि जो कहेगी भैया हम आपको बने बनाए स्ट्रक्चर्स दे देंगे पूरे, जैसे कि हमने पूरी की पूरी दीवार दे दी आपको। ठीक है, अब आपको जैसे दीवार जहाँ पर रखनी है, और मतलब कि काफ़ी सारी दीवारें दे दी, और आपने एक दीवार 4 दीवार खड़ी करी, उसके ऊपर एक और दीवार लगाई, छत बनाई, ऐसे फटाफट करके आपने घर बना दिया। एग्जाम्पल मान सकते हो आप इसको। वैसे ऐसे बनता नहीं है घर, घर तो सिर्फ लाइब्रेरी से ही बनेगा, क्योंकि अलग अलग फंक्शन ऐड करने होते हैं, कहीं पर खिड़की लगानी, कहीं पर कुछ। तो मतलब आप समझ सकते हो इससे कि भाई फ्रेमवर्क क्या चीज़ है, जो आपको बनी बनाई ब्लॉक प्रोवाइड करे कि आपको ये जहां पर लगाने हो वहां लगा लो और आपका काम हो जाएगा। लाइब्रेरी जो आपको बहुत सारे टूल्स देगी। मॉड्यूल मतलब आपको कम टूल्स मिलेंगे उसके अंदर, स्पेसिफिक टास्क के रिलेटेड टूल मिलेंगे। जैसे आपने किसी स्पेसिफिक चीज के लिए मॉड्यूल लिया तो वो सिर्फ उसी काम को काम करेगा। ठीक है, तो ये है हमारे मॉड्यूल्स, समझ आ गया। अब कस्टम मॉड्यूल्स और बिल्ट इन मॉड्यूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्ट इन मतलब कि जो पाइथन के साथ हमें मिलते हैं। ठीक है, पाइथन के साथ हमें मिलते हैं, जैसे कि मैथ हो गया, रैंडम हो गया ना। आपको डायरेक्ट लिखना है इंपोर्ट मैथ। ये देखो मैथ हमको मिल गया। अब मैं अगर प्रिंट कराता हूँ मैथ डॉट पाई को, ठीक है, पाई PI। ठीक है, अब ये प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी। देखो ये कुछ इस तरीके की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स। और किसी भी मॉड्यूल को अगर यूज करना है तो आपको इंपोर्ट लिखना पड़ेगा और मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये तो हमारे बिल्ट इन मॉड्यूल जो ऑलरेडी जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हो तो इंस्टॉल्ड आते हैं, समझ आ गया। और कस्टम मॉड्यूल होते हैं जो आप अपने खुद के बनाते हो। ठीक है, बिल्ट इन मॉड्यूल का मैंने आपको सिखा दिया कि बिल्ट इन मॉड्यूल कैसे यूज करते हैं। मैथ हो गया, रैंडम हो गया, OS हो गया, काफी सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं। काफी सारे बिल्ट इन मॉड्यूल के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में, बट अभी बता रहा हूँ कि मॉड्यूल्स कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड सेक्शन आता है अपना क्रिएट योर ओन मॉड्यूल। अपना एक खुद का मॉड्यूल कैसे बनाए। ठीक है, तो एक काम करो, एक मॉड्यूल बनाते हैं। यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ मैं, जिस नाम से आपको बनानी है उस नाम से बना लो, जिस भी नाम से। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना जो इनबिल्ट मॉड्यूल्स होते हैं ना उनके नाम से मत बनाना बस। ठीक है, जैसे कि मैथ नाम से मत बनाना, किसी भी ऐसे नाम से मत बनाना जिस नाम से ऑलरेडी एक मॉड्यूल प्रेजेंट हो, इनबिल्ट या इंस्टॉल्ड। अगर आपने कोई इंस्टॉल कर रखा हो तो वो वहां पे आ सकता है एरर। बेसिक मतलब ये है मॉड्यूल्स का। अपना कोड अलग फाइल में लिख के कहीं पे भी यूज कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे माई मॉड्यूल के नाम से बनाता हूँ, माई मॉड्यूल। ठीक है, एक सेकेंड, इसको इस तरीके से लिखता हूँ, माई मॉड्यूल। स्पेलिंग को ध्यान रखना है, स्पेलिंग जो आप लिखोगे वो आपको ध्यान रखनी है कि क्या स्पेलिंग लिखी है। ठीक है, और मान लो मैं इसके अंदर एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड के नाम से, और ये क्या करेगा, ये आर्क्स लेगा आपने। ठीक है, क्या लेगा, आर्क्स। और इस आर्क्स के अंदर हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या करेगा, वो सम करके देगा, रिटर्न सम, या रिटर्न नहीं, प्रिंट करवा लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, प्रिंट सम, और इसके अंदर मैं आर्क्स पास कर देता हूँ। ओके, ये मैंने कर दिया है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक सेकेंड अभी आपको दिखाऊंगा सारी चीजें। यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ डेफ ग्रीट, और इसके अंदर लेता हूँ नेम, और इसके अंदर एक सेकेंड यहाँ पर इस तरीके से रिटर्न करवा लेते हैं, रिटर्न एफ स्ट्रिंग। और इस एफ स्ट्रिंग में मैं लिखूंगा यहाँ पे हेलो, और हेलो के बाद यहाँ पर नेम दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी रिटर्न करवा ले, इसको रिटर्न करवा लेते हैं, चलो रिटर्न सम। ठीक है, ये दो मैंने फंक्शन बना लिए। यहाँ पे सम की जगह आप स्क्वायर भी ले सकते हो कि भी स्क्वायर दे दे मेरे को निकाल के, है ना। तो एक फंक्शन आप स्क्वायर का बना सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मैं बनाता हूँ डेफ स्क्वायर। ये बस मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि आप कहीं पर भी ऐसे फंक्शन बना सकते हो और किसी भी फाइल में यूज कर सकते हो इसको, किसी भी फाइल में जस्ट इंपोर्ट करके। ठीक है, स्क्वायर, और यहाँ पे मैं नंबर लूंगा, कोई भी नंबर मान लो, और उस नंबर को रिटर्न कर दूंगा स्क्वायर करके, n की पावर 2 करके। ठीक है, n की पावर 2 इस तरीके से नहीं होता पाइथन के अंदर, इस तरीके से होता है। ठीक है, सेव करेंगे और इसको बंद करता हूँ यहाँ पे। अब देखो ये बन गई ये फाइल। अब आपको इसमें कुछ एक्सपोर्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना है। जैसे अगर आप जावास्क्रिप्ट से नोड.js से आए हो तो वहां पर आपको एक्सपोर्ट करना
पड़ता था किसी भी फंक्शन या चीज़ को किसी दूसरी फाइल में यूज़ करने के लिए, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप जाओ अपने मेन फाइल के अंदर जहाँ पे आपने कोड को यूज़ करना है और वहाँ पर डायरेक्ट आप लिखो, जहाँ पर भी आपको यूज़ करना है उससे पहले लिखना। मान लो मेरे को यहाँ यूज़ करना है कि भाई मेरे पास एक लिस्ट है और उसके अंदर मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें नंबर है जो कि, और इसमें से इसको हटाता हूँ, एक एक्स्ट्रा कोमा लग गया। अब मेरे को चाहिए प्रिंट, और प्रिंट में कराना चाहता हूँ सम नहीं सॉरी, मेरा ऐड नाम का फंक्शन था ना एक ऐड, और उसके अंदर मैं स्प्रेड कर दूंगा एल, ठीक है, ये जो एल है स्प्रेड कर दूंगा। अब ये एरर देगा कि ऐड नाम का फंक्शन तो है ही नहीं कुछ, तो इस फंक्शन को यूज करने से पहले ही मैं क्या करूंगा, उस फंक्शन को इंपोर्ट करूंगा। कैसे? इंपोर्ट माई मॉड्यूल, ठीक है। जस्ट ऐसे आप इंपोर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली जब भी आप यहाँ पे इंपोर्ट के बाद कुछ लिखते हो ना, तो सबसे पहले जो भी आपने लिखा है उस नाम की फाइल को वो उस करंट फोल्डर में ढूंढता है जिस फोल्डर में ये आपकी एग्जीक्यूट होने वाली फाइल प्रेजेंट है, उस करंट फोल्डर में ढूंढेगा, ठीक है। अगर उस फोल्डर के अंदर माई मॉड्यूल मिल गई तो उसको उठा के यहाँ पे रख देगा, और इसके अंदर जो जितने वेरिएबल, जितने फंक्शंस कुछ भी होंगे ना, सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएंगी एज अ ऑब्जेक्ट। हाँ जी, ठीक है। अब आपको सारी चीजें दिखाता हूँ कि कैसे क्या काम करता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट टाइप प्रिंट करूंगा मैं टाइप, और टाइप में मैं लिखने वाला हूँ माई मॉड्यूल, ठीक है। सेव करेंगे, एक सेकंड, ब्रैकेट गलत लग गया। अब ये माई मॉड्यूल है क्या चीज, रन करते हैं इसको, तो यहाँ पे आया क्लास मॉड्यूल, मॉड्यूल टाइप का ऑब्जेक्ट है। हाँ जी, अगर इसको मैं प्रिंट करूँ तो क्या आएगा, मॉड्यूल को अगर प्रिंट करूँ तो क्या आएगा आपके हिसाब से, एक ऑब्जेक्ट आएगा वैसे तो, लेकिन ये आता नहीं है। ये देखो आपको दिखाता हूँ, मॉड्यूल आया है एक फ्रॉम, ये देखो पूरा एड्रेस आ गया कि भाई ये यहाँ पर है, इस ड्राइव के अंदर, इस फोल्डर के अंदर, फिर इस फोल्डर के अंदर, और इस नाम की फाइल है, यही आपका मॉड्यूल है जो आपने इंपोर्ट करा, ठीक है। अब इसके अंदर जितने फंक्शन, जितने वेरिएबल आपने बनाए होंगे ना, मान लो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ इसके अंदर 66 या कुछ भी मान लो मैंने बना दिया, जितनी चीजें आपने इसके अंदर लिखी होंगी ना वो सारी की सारी वहीं पर एग्जीक्यूट हो जाएंगी। वहीं पर जैसे आपने इंपोर्ट स्टेटमेंट लगाई, माई मॉड्यूल, ये जो माई मॉड्यूल है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, बिल्कुल पूरा का पूरा कोड इसका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे माई मॉड्यूल डॉट एड, इस तरीके से आप इसके फंक्शंस को कॉल कर सकते हो, ठीक है। डॉट एड डॉट एज लिख दो आप यहाँ पे, है ना, तो एज आ जाएगी आपकी। आप रन करोगे यहाँ पे रन, तो देखो 66 प्रिंट हो गया। जो मैंने यहाँ पे एज लिखी थी वो आप यूज कर पा रहे हो, माई मॉड्यूल डॉट एज, इस तरीके से आप यूज कर पाओगे, ठीक है। और अब जैसे कि मैंने जो ऐड फंक्शन को कॉल करना था वो करते हैं हम, यहाँ पे स्टार लगाता हूँ और यहाँ पे एल भेज देता हूँ, ठीक है। अभी जो है ऐड हो गया, मेरे पास रिटर्न आ जाएगा 823, मेरे पास आंसर आ गया है। तो ये देखो कितनी इजीली हम कोड कहीं पर लिख रहे हैं, और इस फाइल को आप कितनी भी फाइल्स में यूज कर सकते हो डायरेक्ट इंपोर्ट कर करके। हाँ जी, इंपोर्ट करो, यूज करो, इंपोर्ट करो और यूज करो। ये तो हो गया हमारा हाउ टू क्रिएट योर ओन मॉड्यूल। अब आपको इंपोर्ट करने का एक और तरीका बता देता हूँ मैं। सबसे पहले आप क्या करो, एक सेकंड, यहाँ पर तो हो जाएगी पूरी फाइल इंपोर्ट, पूरी की पूरी फाइल इंपोर्ट हो जाएंगी, सारे फंक्शन, मान लो हजारों फंक्शन है, सारे आ जाएंगे। पर आपको कोई स्पेसिफिक फंक्शन चाहिए तो आप कैसे करोगे, इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद आप लिखो यहाँ पे ऐड, मान लो ऐड फंक्शन चाहिए, इंपोर्ट ऐड, और आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे फ्रॉम माई मॉड्यूल इंपोर्ट ऐड, मतलब कि माई मॉड्यूल में से ऐड को इंपोर्ट कर लो। अगर उसमें ऐड है तो वो इंपोर्ट हो जाएगा, अगर वो नहीं है तो वो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड को इंपोर्ट कर लो, और अब ऐड जब स्पेशली ऐड को लेके आए उठा के, यहाँ पे ऐड डायरेक्टली कॉल होगा, ठीक है। अब आप माई मॉड्यूल को एक्सेस नहीं कर पाओगे, अब आपके पास सिर्फ ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है फ्रॉम माई मॉड्यूल, भाई इस मॉड्यूल के अंदर से इंपोर्ट कर लो, मतलब कि निकाल लो ऐड को, सिर्फ ऐड को निकाल लो। वो क्या है, वेरिएबल है, फंक्शन है, वो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, ठीक है। निकाल लो और डायरेक्ट आप उसको यूज कर सकते हो। देखो 823 डायरेक्ट यूज कर पा रहा हूँ। अगर पूरी फाइल को इंपोर्ट करोगे तो माई मॉड्यूल डॉट करके आपको उस चीज को एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से ये ऑब्जेक्ट आएगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी चीजें होंगी, स्क्वायर, एज, ग्रीट, ऐड, जितने भी इसके अंदर फंक्शंस होंगे सारे इसके अंदर होंगे। समझ आ गया। अब सबसे पहली बात आती है क्यों बनाते हैं हम अपने मॉड्यूल्स, क्या जरूरत पड़ी हमको, इसी फाइल में भी तो कर सकते हैं हम ये काम। देखो हाँ कर सकते हो आप इसी फाइल में, लेकिन उससे क्या होगा, रीयूजेबिलिटी घट जाएगी। मान लो ये ऐड फंक्शन आपको, आप बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो बड़े प्रोजेक्ट्स में आपके पास एक फाइल नहीं होती, आपके पास बहुत सारी फाइल्स होती हैं, ठीक है। किसी फाइल में आपको ऐड फंक्शन यूज करना पड़ जाए, किसी फाइल में आपको ग्रीट फंक्शन यूज करना पड़ जाए, तो आप एक यहाँ पे ना मॉड्यूल बना के रख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे माई मॉड्यूल बना लिया, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूटिलिटीज नाम से मॉड्यूल बना लो, जैसे कि यूटिलिटीज, ठीक है। तो ऐसे बना लेते हैं यूटिलिटीज, इसके अंदर हमारे सारे यूटिलिटी फंक्शन हो गए जो ये हैं, ठीक है। अब ये यूटिलिटीज यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगी, और जिस भी फाइल में हम ऐड फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को यूज करना चाहे वो डायरेक्ट यूज कर पाएंगे, हमको बार बार नहीं बनाने पड़ेंगे। तो ये हो जाता है रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट, ठीक है। मतलब कि एक कोड को बार बार ना लिखना पड़े और आपका काम होता रहे, और ये करना भी चाहिए, ठीक है, ताकि आप एक कोड को बार बार यूज कर सको। यही तो एक निशानी है एक अच्छे डेवलपर की, जो ऐसा कोड लिखना जानता है कि उसको बार बार ना लिखना पड़े, थोड़े से थोड़े कोड में आप काम कर पाओ,
ठीक है। और दूसरा इसका एडवांटेज हो जाता है क्लीन कोड। हाँ जी, यहाँ पर आपका कोड जो है वो क्लीन दिखता है। हाँ जी, देखो यहाँ पे आप ऐड फंक्शन बनाते हैं, मतलब यूटिलिटी के अंदर कितने सारे फंक्शन है, सारे यहाँ रखते हैं फिर उनको यूज़ करते हैं, तो काफ़ी लेंथी कोड दिखता और मैनेजेबल नहीं होता वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपको दिख रहा है अभी यूटिलिटी से ऐड को निकाला गया है और ऐड को यूज़ करा गया है। अभी आपको अगर ऐड देखना तो यूटिलिटी में जाकर देख लो कि क्या करता है ऐड, सिंपल सी बात है। अगर नहीं देखना तो सिंपल आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ी बहुत एब्स्ट्रैक्शन के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लो एक कंपनी है, आपके नीचे काफ़ी सारे डेवलपर काम करते हैं। ठीक है, अब आपको नहीं बताना कि ऐड क्या करता है। ठीक है, वे खुद से देखना चाहे तो अलग बात है, लेकिन क्यों माथा मारे, वही जो उनका काम है वो करो, है ना। तो आप क्या करो, एक यूटिलिटीज बना के रख दो, उसके अंदर ऐड बना के रख दिया। ठीक है, अब आप उनको कहो डेवलपर्स को कि भाई तुमको कुछ नहीं करना, तुमको क्या करना, सिंपल ऐड को यूटिलिटी से इंपोर्ट कर लेना और ऐड को यूज कर लो, सिंपल। उसके अंदर आपको आर्क्स भेजने, बता दो उनको वो क्या करता है, कैसे काम करता है, कैसे रिटर्न करता है, उससे कुछ आपको मतलब नहीं है। बस आप ऐड फंक्शन को यूज करो, जो वैल्यू निकल गया है उसको प्रिंट कर दो, सिंपल। तो इससे एक एब्स्ट्रैक्शन लेवल भी आती है कि बंदे को नहीं पता कि ऐड कैसे काम कर रहा है, जब तक वो खुद से इसको देखना ना चाहे इस पर क्लिक करके। ठीक है, कंट्रोल दबा के क्लिक करोगे तो आप उस पर पहुंच जाओगे, आप उस पर देख सकते हो। ठीक है, और तीसरा प्रोडक्शन लेवल प्रैक्टिस है कि भाई प्रोडक्शन लेवल में कुछ इसी तरीके से काम किया जाता है। जब आपके पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो ऐसे फाइल्सों को अलग अलग बनाया जाता है और उनको इंपोर्ट कर करके यूज किया जाता है। समझ आ गया? तो ये तो हो गया हमारा मॉड्यूल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग कि कैसे मॉड्यूल्स बनते हैं, कैसे क्या होता है। ठीक है, अब बारी आती है थर्ड, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो कंफ्यूजन को मिटाने के लिए मैं आपको स्पेशली दिखाऊंगा कि ये हो क्या रहा है। ओके, अब मान लो ये हमारा है मॉड्यूल्स। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी थोड़ी देर पहले कि जब आप किसी भी फाइल को इंपोर्ट करते हो, किसी भी फाइल को अगर आप इंपोर्ट करते हो तो वो फाइल एग्जीक्यूट की जाती है। वो फाइल क्या की जाती है? वो फाइल एग्जीक्यूट की जाती है। तो मान लो मैं इस फाइल के अंदर एक प्रिंट लगा दूं, यहाँ पे प्रिंट या फिर कुछ भी आपने लिख रखा हो, वो कोड एग्जीक्यूट होगा, ये सारे एग्जीक्यूट होंगे, ये सारे, तभी तो ये मेमोरी के अंदर सेव होंगे, है ना। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो कि डायरेक्ट कॉल कर रखा है आपने इसके अंदर, मान लो मैंने प्रिंट लिख दिया दिस इज यूटिलिटी। ठीक है, सेव करता हूं और अगर मैं इस फाइल को रन करता हूं तो यहाँ पे प्रिंट हुआ दिस इज यूटिलिटी। क्यों? पर मैंने तो मॉड्यूल्स पिप को रन करा है ना, यूटिलिटी वाला प्रिंट क्यों प्रिंट हो रहा है यहाँ पे? क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जब भी आप किसी भी फाइल को इंपोर्ट करते हो, बेशक आपने एक ही फंक्शन क्यों ना इंपोर्ट कराओ, ठीक है, लेकिन वो पूरी की पूरी फाइल एग्जीक्यूट जरूर होगी, एग्जीक्यूट वो जरूर होगी, जरूर 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 होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी फाइल एग्जीक्यूट होगी यूटिलिटी पहले, फिर ये सारे ऐड, उसको ऐड, फिर सिर्फ ऐड को वहां से निकाल के यहाँ पे लाया जाएगा और फिर ये लिस्ट बनेगी, फिर ये प्रिंट होगा। पर यूटिलिटी जब एग्जीक्यूट होगी तो यूटिलिटी के अंदर जितनी भी चीजें वो सभी एग्जीक्यूट होंगी। इसके अंदर कोई फाइल इंपोर्ट हो रखी तो पहले वो एग्जीक्यूट होगी, समझे। तो इस तरीके से काम चलता है और पूरी की पूरी फाइल एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो इसके अंदर ना फाइल के अंदर हमारे ग्लोबल वेरिएबल होता है। हाँ जी, हर मॉड्यूल का एक ग्लोबल वेरिएबल होता है। हर मॉड्यूल मतलब समझो ना, हर एक फाइल का एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, ये हर फाइल का होता है। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूं, यहां पर इसी फाइल को रन करूं तो देखो यहाँ पे आया मेन लिखा हुआ, मेन लिखा हुआ आया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक सेकंड एक काम करता हूँ, यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लेता हूँ मैं, एफ, और इसको स्ट्रिंग के अंदर लेते हैं स्ट्रिंग, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। ठीक है, फ्रॉम यूटिलिटी। ठीक है, फ्रॉम यूटिलिटी मैंने लिख दिया। अगर मैं यूटिलिटी को रन करता हूँ तो फ्रॉम यूटिलिटी नेम आया ये। ठीक है, यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देता हूँ, अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, रन करते तो देखो फ्रॉम यूटिलिटी नेम की वैल्यू क्या है, नेम इक्वल टू मेन, ये है इसकी वैल्यू मेन, स्ट्रिंग के अंदर मेन, मतलब कि मेन फाइल है ये। अब अगर मैं मॉड्यूल को रन करता हूं, इसके अंदर यूटिलिटी इंपोर्टेड है, ठीक है, इंपोर्ट करी हुई है, और अगर मैं यहाँ पे रन करता हूं तो ये लिखा है देखो फ्रॉम यूटिलिटी नेम इक्वल टू यूटिलिटीज, फ्रॉम यूटिलिटी नेम इक्वल टू यूटिलिटीज। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि जिस फाइल को आप एग्जीक्यूट करते हो ना, उस फाइल के अंडरस्कोर अंडरस्कोर, मतलब कि जैसे कि हर एक फाइल है, हर एक फाइल का एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, जैसे कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम। ठीक है, ये हर एक मॉड्यूल का वेरिएबल है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कब बनती है? जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तुरंत सबसे पहले इसके अंदर वैल्यू जाती है। ठीक है, क्या इसके अंदर ऑटोमेटिकली जाएगा मेन, क्या जाएगा? अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। और ये मेन कब जाएगा? ये जब जाएगा जब आप इस फाइल को एग्जीक्यूट करोगे। जब आप इस फाइल को एग्जीक्यूट करोगे ना, तो इस फाइल के नेम के अंदर मेन आ जाएगा। इसका मतलब साफ है, जिस भी फाइल को आप एग्जीक्यूट करोगे, जिस भी फाइल को आप रन करोगे ना, उसके नेम में मेन होगा। समझ जाओ, ये मतलब कि उसके नेम में क्या होगा? मेन, कि वो फाइल मेन है, समझे। और जितनी फाइल्स उसके अंदर इंपोर्ट करी गई होंगी ना,
जैसे कि ये इंपोर्ट कर रखी है, अगर कोई और इंपोर्ट करी होती तो उनके नेम्स में क्या आता, उनके नेम्स में उस फाइल का नाम आता। जैसे कि इसके अंदर आया यूटिलिटीज, अगर मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर देखो यहाँ पे आया इसकी वैल्यू मेन, और अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे आई इसकी वैल्यू यूटिलिटीज। क्यों? क्योंकि मैंने इसको एग्जीक्यूट करा है, ठीक है, इस फाइल को एग्जीक्यूट करा है और इस फाइल के अंदर यूटिलिटीज को इंपोर्ट करा गया है, और इसी वजह से यूटिलिटी के नेम के अंदर यूटिलिटी आया है, ना कि मेन। मेन फाइल हमेशा वो होगी जिसको एग्जीक्यूट करा जाएगा, समझ आ गया? मेन फाइल वो होगी जिसको एग्जीक्यूट करा जाएगा, समझ गए? और ये चीजें क्यों रखी जाती है? ये चीजें इसीलिए रखी जाती है ताकि मान लो आप एक यूटिलिटी मॉड्यूल बना रहे हो आप एक, ठीक है, और इस मॉड्यूल के अंदर आप चेक भी करते हो, जैसे कि प्रिंट करके चेक करते हो ना, जैसे कि आपने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट करवा दी एज, भाई एज प्रिंट हो रही है नहीं हो रही, ढंग से प्रिंट करवा के देख लेते हैं, है ना। और हमारा जो ऐड फंक्शन है प्रिंट, और ये जो ऐड फंक्शन है अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये भी देख लेते हैं एक बार, है ना। तो रन करके देख लेते हैं, देखो सही आंसर आ रहा है, ठीक है। और अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक यहाँ पे स्क्वायर वाले फंक्शन को भी टेस्ट करके देख रखा है। मान लो मैं 56 पे देता हूँ तो क्या ये सही रिटर्न करता है? हाँ जी सही रिटर्न कर रहा है, ये चेकिंग कर रहे हो आप, है ना। और आप क्या करते हो, अब इसके अंदर आते हो, इसके अंदर आपने इंपोर्ट करा यूटिलिटीज को और डायरेक्ट रन कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ पे ये तो लास्ट में प्रिंट हुआ है, लेकिन उससे पहले ये क्या प्रिंट हो गया, ये तो मेरे को प्रिंट नहीं कराना था ना, ये तो बस मैं टेस्टिंग के लिए यहाँ रख रहा हूँ भाई, जब मैं इसको चलाऊँ ना तभी ये चले, वरना ये ना चले। अगर मैं इसको इंपोर्ट करके चलाऊँ तब ये चीज़ें नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसके लिए यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो, इफ नेम, मतलब कि नेम की वैल्यू अगर इक्वल है मेन के, ठीक है, अंडरस्कोर मेन, और यहाँ पे अंडरस्कोर, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लूँ, नहीं दिख रहा हो तो दिख रहा है अब। अगर ये है तो ही आप ये चीजें करो, तो ही आप ये चीजें करो, वरना आप मत करो इन चीजों को, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ ऊपर यहाँ पे इस तरीके से, और बंद। ये तो चलेगा, ये तो प्रिंट होगा ही होगा, अभी के लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास ये सभी चीजें प्रिंट हुई, ये तीनों चीजें, एज भी, ऐड भी, स्क्वायर भी हो गई प्रिंट। और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास ये चीजें तीनों प्रिंट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि अब इसके नेम के अंदर, इस फाइल के नेम के अंदर मेन नहीं रहा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, कंडीशन लगा दी कि अगर नेम की वैल्यू जो है वो मेन हो, ठीक है, तो ही ये चीजें एग्जीक्यूट करो। इसका मतलब साफ हो गया कि भी जब भी आप इस फाइल को एग्जीक्यूट करोगे ना, इस फाइल को रन करोगे, तभी इसके नेम में मेन होगा। लेकिन अगर इसको किसी के थ्रू रन करवाओगे, मतलब कि इंपोर्ट करके रन करवाओगे, तो इस फाइल के नेम में मेन नहीं होगा और ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। यहाँ पे आपने कंडीशन कर दी, ठीक है। ये नेम इसीलिए लगाया जाता है, ये आपको कहीं पे कई बार लाइन दिखी भी होगी, तो ये इसीलिए लगाई जाती है कि जब आप इस फाइल को एग्जीक्यूट करोगे तो आपके पास ये डेटा आएगा, और जब आप इसको इंपोर्ट करके यूज करोगे तो ये डेटा नहीं आएगा जो इस कंडीशन के अंदर लगा होगा। समझ गए? बस इतना ही था इस नेम मेन का मतलब। साफ बात है, सिंपल बात है। ये कोड, ये वाला कोड सिर्फ जब चलेगा जब आप सीधा इस फाइल को रन करोगे, ठीक है। अगर इसको किसी दूसरे के अंदर इंपोर्ट करके करोगे तो ये कोड, ये वाला कोड, इस कंडीशन का कोड नहीं चलेगा, बाकी का कोड चलेगा, इससे ऊपर का और इससे नीचे का इधर वाला जो आपने इंडेंटेशन हटा के लिखा होगा, सारा चलेगा। इतना था मेन मुद्दा, ये समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। डन। और डन। और एक और चीज, अगर आपको और फंक्शन लेने हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, ग्रीट कोमा लगाओ और लिखते जाओ, है ना। इस तरीके से भी आप ले सकते हो। और आपको इंपोर्ट करने के और भी तरीके बताता हूँ। मान लो आपको यूटिलिटीज में तो सारे फंक्शन उठाने हैं, पर ऐसे नहीं उठाने, जैसे कि आप यहाँ पे लिख दोगे इंपोर्ट यूटिलिटीज, है ना, इंपोर्ट यूटिलिटीज। अब अगर आप ऐसे लिख दोगे ना तो क्या होगा, ये ऐड फंक्शन नहीं आएगा, यूटिलिटीज डॉट ऐड लिख पाओगे ना। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि यूटिलिटीज में से सारे फंक्शन को इंपोर्ट कर ले इस तरीके से, तो कैसे करोगे? सिंपल, आप यहाँ पे लिखो फ्रॉम यूटिलिटीज इंपोर्ट स्टार मतलब कि उसमें से सब कुछ ले ले, ठीक है। जितने फंक्शन होंगे ना सारे आ जाएंगे, देखो डायरेक्ट चलेंगे। और वे, हाँ जी, जिस नाम से होंगे ना, जैसे कि इसके अंदर नेम है, स्क्वायर है, ग्रीट है, सारे आ जाएंगे और सारे चलेंगे, डायरेक्ट चलेंगे, ठीक है। क्योंकि वहां से उठा के डायरेक्ट ले आए हम इसके अंदर, हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करा, हमने मॉड्यूल से सारे फंक्शंस को अलग से इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। और मान लो किसी फंक्शन का नाम, किसी यूटिलिटी का नाम बहुत बड़ा हो, ठीक है, मान लो यूटिलिटीज काफी बड़ा है, तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यूटी के नाम से इंपोर्ट हो जाए ना, कई बार करना पड़ता है ऐसे, तो आप ऐसे कर सकते हो, इंपोर्ट यूटिलिटीज एज यूटी, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि भी यूटिलिटीज को ऐड कर दो पर उसको यूटी के नाम से बना दो भी। अब यूटी के नाम से आप उसको यूज कर सकते हो, जैसे कि यूटी डॉट ऐड, इस तरीके से आप यूज कर पाओगे। कई बार यूटिलिटीज के एक बड़े नाम हो जाते हैं तो आप उसको छोटे फॉर्म में एज लिख के
यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ ट्रिक्स थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं। इन तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हो अपनी चीज़ों को। समझ आ गया? ये समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, व्हाट इज़ पिप, ठीक है? तो पिप मतलब कि पैकेज मैनेजर। हाँ जी, पाइथन का खुद का पैकेज मैनेजर। अगर आप ब्राउज़र पे जाओगे और यहाँ पे लिखोगे पिप और पिप लिख के आप पाइथन की वेबसाइट पर भी जा सकते हो। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो स्पेशल पिप के बारे में कि पिप क्या चीज़ है। वैसे तो मेन बात है कि पिप पाइथन का पैकेज मैनेजर है। आप उसको मान सकते हो कि वो एक तरीके का गूगल प्ले स्टोर है पाइथन का, ठीक है? और इसकी फुल फॉर्म पे मत जाना क्योंकि इसकी फुल फॉर्म तो कुछ ऐसी है, पाइथन पैकेज इंस्टॉलर। हाँ जी, ये इंस्टॉल करने में काम आता है, मेनली इंस्टॉल अनइंस्टॉल सब कुछ करने में काम आता है। तो मैनेजर ही है एक तरीके से ना, पाइथन पैकेज मैनेजर आप इसको बोल सकते हो। और आपको अगर मैं वेबसाइट बताऊं इसकी, तो आप यहाँ पे जा सकते हो PYPI यहाँ पर आप आ सकते हो। और ये पूरा का पूरा पाइथन पैकेज इंडेक्स आ गया ना, पाइथन पैकेज इंडेक्स। यहाँ पर आप कुछ भी सर्च करो, जैसे कि मान लो रिक्वेस्ट सर्च करता हूँ मैं, रिक्वेस्ट, और ये सर्च होकर देखो ये रिक्वेस्ट मॉड्यूल आ गया है ना। इसको अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, इसको कमांड कॉपी करो और डायरेक्ट लिख दो, है ना। तो ये लिख सकते हो और इसको यूज़ कैसे करना है वो डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखो मेन बात ये है कि मॉड्यूल्स को, एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, उनको इंस्टॉल करने में काम आता है। कैसे इंस्टॉल करोगे? आप डायरेक्ट लिखो PIP इंस्टॉल रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट, ठीक है, सिंपल इतना लिख रहा है, एंटर कर दो, हो जाएगा। देखो अभी दिखाता हूँ आपको। मान लो मैं इनको करता हूँ यहाँ पे कमेंट और यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट रिक्वेस्ट सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो मेरे पास एरर आ जाना चाहिए यहाँ पे, यू है इंस्टॉल पैकेज ग्लोबल। अच्छा एक सेकंड, बंद हो जाओ, अभी तेरा काम नहीं है। तो इसने क्या किया, जैसे मैंने इंपोर्ट करा ना रिक्वेस्ट, तो इसने इसको रन कर दिया कमांड को, है ना। एक काम करते हैं वापस से, तो जैसे ही मैं, अब मैंने इंस्टॉल कर दिया वो पैकेज, अब जैसे ही मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा ना, तो यहाँ पे आ गया एरर, मॉड्यूल नोट फाउंड एरर है, ठीक है, नो मॉड्यूल नेम, भाई रिक्वेस्ट के नाम से कोई मॉड्यूल नहीं मिला। तो इंस्टॉल कैसे करोगे? PIP इंस्टॉल रिक्वेस्ट, ठीक है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वो मॉड्यूल प्रेजेंट होना चाहिए पाइथन पैकेज मैनेजर के अंदर, ठीक है। तो आपने इस तरीके से यहाँ पे देखो इंस्टॉल कर लिया है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ये कुछ डाउनलोड होगा, जो भी डाउनलोड करना होगा डेटा, जितनी फाइल्स होंगी ये सारी आ जाएंगी। तो अब आपको मैं अगर इसको रन करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखो एरर नहीं आएगा, ठीक है। एरर क्यों नहीं है? क्योंकि ये मॉड्यूल अब हमारे पास आ चुका है। अब हम इसमें से किसी भी फंक्शन को यूज कर सकते हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट डॉट पैकेजेस है, गेट है, पोस्ट है, पुट है, इन सभी रिक्वेस्ट को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करनी है वो हम बाद में बातें करेंगे, रिक्वेस्ट मॉड्यूल के बारे में, कैसे काम करता है, क्या होता है, वो सभी बाद में देखेंगे। मेन बात, आपको कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना आना चाहिए। कर लिया? ऐसे आप पांडास को इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। अब बारी आती है अनइंस्टॉल कैसे करें। तो सिंपल सी बात, आप लिखो PIP अनइंस्टॉल और पैकेज का नाम जैसे कि रिक्वेस्ट, ठीक है, और एंटर कर दो। और ये आपको यस या नो मांगेगा, यस करके एंटर कर दो वाई लिख के, और सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो चुका है। अब अगर आप इसको रन कर दो तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया? और किसी भी पैकेज को अपग्रेड कैसे करें, देखो सबसे पहले इंस्टॉल करो उसको, ठीक है, इंस्टॉल कर लो भैया। अगर अपग्रेड करना है आपको तो यहाँ पे आप लिख सकते हो PIP इंस्टॉल और माइनस अपग्रेड और पैकेज का नाम जैसे कि रिक्वेस्ट, ठीक है। इसको अपग्रेड कर दो, कोई अगर वर्जन आया होने है तो उसको अपडेट कर दो। आपको इंस्टॉल करना आ गया, अनइंस्टॉल करना आ गया और अपग्रेड करना आ गया ना। और ये कह रहा है कि आपका जो पिप का वर्जन है ना वो भी पुराना है, आप उसको अपडेट कर सकते हो। कैसे करोगे? सिंपल, आप लिखो यहाँ पे python.exe और -m PIP इंस्टॉल माइनस अपग्रेड और पिप, ये पूरा का पूरा कमांड आप लिख दो, आपका पिप जो है वो अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका पिप जो है ये अपग्रेड हो रहा है मेरे कंप्यूटर का, और ये पुराना अनइंस्टॉल कर दिया पिप, और अब नए वाला इंस्टॉल हो जाएगा। कोई बात नहीं, इसको होने देते हैं और नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज पिप हमने बात कर ली, इंस्टॉल ए पैकेज यूजिंग पिप, अनइंस्टॉल ए पैकेज, अपग्रेड ए पैकेज, ये सभी कर लिए। अब बारी आती है फ्रीज योर एनवायरनमेंट। अब फ्रीज योर एनवायरनमेंट का मतलब है कि आपके एनवायरनमेंट में कितनी चीजें डली हुई हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं लिखता हूँ अगर यहाँ पे पिप फ्रीज, ठीक है, सिंपल पिप फ्रीज लिखता हूँ, तो मेरे एनवायरनमेंट में मतलब कि मैंने जितने भी कस्टम मॉड्यूल्स बाहर से डाल रखे होंगे वे सारे यहाँ पे लिस्ट कर दे गए। तो कितने सारे यहाँ पे कस्टम मॉड्यूल्स इसने लिस्ट कर दिए हैं। ऑटो एडिटर है, सर्टिफाई है, कैर सेट नॉर्मलाइजर, IDNA, नमपाई, है ना, कितने सारे यहाँ पे मॉड्यूल्स मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं ना। तो ये तो हो गया हमारा ग्लोबल का। हाँ जी, मेरे पूरे कंप्यूटर के अंदर पाइथन के कितने मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड हैं, हाँ जी, ये हो गया ग्लोबल का, ठीक है। अगर आपको इसको किसी फाइल में देना, मान लो आपने इन सभी का यूज करके एक प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, इसमें ये सभी चीजें यूज हो रही है मान लो, ठीक है। अब वो प्रोजेक्ट आप किसी अपने दोस्त को देना चाहते हो, पूरा का पूरा कोड वो रन करेगा तो वो रन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको ये सारे पैकेज उसके कंप्यूटर में भी इंस्टॉल होने चाहिए, तभी तो वो रन कर पाएगा। तो ये सारे पैकेज उसके कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे कमांड लिखनी पड़ेगी, पिप फ्रीज, ठीक है। ये क्या करेगी, ये सारे जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जितने इंस्टॉल कर रखे हैं, उन सभी के वर्जन समेत सबकी, ठीक है, उन सभी को वर्जन समेत
तो आपको लिस्ट दे देगी। और यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखता हूँ, एक एरो का साइन बनाऊंगा, ठीक है, और इस एरो के साइन में, सॉरी एरो नहीं है ये हमारा लेस देन का साइन, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा requirements.txt। अब ये जो एरो का साइन है ना, ये एक ऑपरेटर है, अभी बताता हूँ, ये पाइथन का ऑपरेटर नहीं है, ये अपना CMD की कुछ कमांड्स होती हैं उनका ऑपरेटर है। इसका मतलब है इसके जो लेफ्ट वाली कमांड है ना, जो भी है वो जो भी आउटपुट देगी उसको मैं ऑटोमेटिकली इस फाइल के अंदर डाल दूंगा, ये फाइल बनाऊंगा और इसके अंदर डाल दूंगा, ऑटोमेटिक है सब, ठीक है। एंटर करोगे तो यहाँ पर देखो एक requirement.txt बन जाएगी और उसके अंदर वे सारी चीजें आ जाएंगी जो हमने चेक करी थी। अब सिर्फ पिप फ्रीज लिखते हो तो आपके पास ये सारी चीजें लिखी आ जाती हैं, है ना, पूरा आउटपुट आ जाता है। तो इस ऑपरेटर का मतलब है कि जो भी आउटपुट आएगा उसको मैं किसी दूसरी फाइल में डाल सकता हूँ। समझ आ गया? तो देखो सारी आ गई। अब आप कोड के साथ साथ ये फाइल भी उसको दो। हाँ जी, जब वो बंदा जो आपका दोस्त है वो इस फाइल को लेगा, ठीक है, जब वो इस फाइल को लेगा तो उसको क्या करना है, सिंपल, इतने सारे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सारे वर्जन वाइज इंस्टॉल हो जाएंगे। उसको लिखना है pip इंस्टॉल और -r का मतलब है हमारे पास एक फाइल है जिसके अंदर सारे के सारे मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप फाइल का नाम लिख दो requirement.txt, एंटर कर दो, ऑटोमेटिकली सारे के सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। जो वर्जन है ना, बिल्कुल उसी वर्जन के साथ इसको एक कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएंगे, उसके एनवायरनमेंट में इंस्टॉल हो जाएंगे। तो ये आपको काम करना, फिर वो भी उस प्रोग्राम को यूज कर पाएगा। तो ये समझ आ गया कि फ्रीज कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, बस ये आपको आना चाहिए। अब है मेन चीज, हाँ जी, फ्रीज योर एनवायरनमेंट आ गया है। अब आप अपने एनवायरनमेंट को उठा सकते हो कि भी मेरा ये एनवायरनमेंट है और ये ले, तेरे को भी यही इसी एनवायरनमेंट पे काम करना है, ठीक है। अब बारी आती है यूज पिप इन वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब ये क्या चीज है वर्चुअल एनवायरनमेंट, है ना, अब इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको अलग करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करूंगा और यहाँ पे दिखाता हूँ। चलो देखो, यहाँ पे मान के चलो ये हमारे पास एक बड़ा बॉक्स है, ठीक है, ये हमारा है पीसी, क्या ये हमारा पीसी है, ओके। अब इसके अंदर हमारी सी ड्राइव के अंदर एक पाइथन नाम का फोल्डर है, ठीक है, कहाँ पे है, सी ड्राइव में है। इसके अंदर लिख देते हैं अच्छे से भी, एक हमारा पाइथन का फोल्डर है सी ड्राइव के अंदर पाइथन, ठीक है, ये हमारा फोल्डर है। अब इस फोल्डर को हमको क्या करना है, अब इस फोल्डर के अंदर जितनी भी चीजें हमारी हैं, मतलब कि जैसे कि थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, इस फोल्डर के अंदर हमारी सारी फाइल्स हैं, मतलब कि पाइथन की फाइल्स हैं, जितने भी हम मॉड्यूल्स डालते हैं वो सारे इसके अंदर डालते हैं जाके, ठीक है, जो हम डायरेक्ट पिप इंस्टॉल करके डालते हैं, जो हम बिल्ट इन मॉड्यूल्स यूज कर रहे हैं वो भी इसके अंदर ही है, प्रेजेंट है, ठीक है, जो भी हम मेन काम करते हैं वो सारा इसी के अंदर बनता है, ठीक है। नहीं, आपका कोड अलग होता है लेकिन उठाया यहीं से जाता है। आपका पूरा का पूरा पाइथन का जो एग्जीक्यूटर है, जो पाइथन को रन करने में हेल्प करता है, वो सॉफ्टवेयर भी इसी के अंदर है, इसी फोल्डर के अंदर है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई आप एक प्रोजेक्ट बनाओ तो आप एक अलग एनवायरनमेंट पे काम करो, ठीक है। मान लो आपने इस पीसी के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स डाल रखे हैं, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है काफी सारे, है ना, 1 2 3, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 4 4 5 6 7, बहुत सारे मॉड्यूल्स आपके पीसी के अंदर, ये आपका पीसी बहुत सारे मॉड्यूल्स है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि आप एक अलग एनवायरनमेंट बनाओ, मतलब कि एक अलग एनवायरनमेंट हो जिसमें कोई भी मॉड्यूल्स ना हो। ये यहाँ पे एक मॉड्यूल्स की लिस्ट बना देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मॉड्यूल्स और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एम्प्टी। अब ये खाली है लिस्ट, कोई भी मॉड्यूल्स ना हो, सिर्फ पाइथन हो, हाँ जी, सिर्फ पाइथन हो, ठीक है, और वो भी हमारा वर्जन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी वर्जन का पाइथन हम डालना चाहे उस वर्जन का पाइथन हो और उसके मॉड्यूल्स हो। ये अलग अलग एनवायरनमेंट बन गया, इसकी इस एनवायरनमेंट से, बड़े वाले एनवायरनमेंट से कोई एक्सेस नहीं होगी, ठीक है। ये हमारा बनेगा हमारे कंप्यूटर में ही, बनेगा किसी फोल्डर के अंदर। तो ऐसे कितने भी हम छोटे एनवायरनमेंट बना सकते हैं, कितने भी बना लो जितना आपका मन करे, और हर एनवायरनमेंट में हम अपना अलग प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से स्टैंडर्ड है कि जब भी हम पाइथन का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम उसके लिए एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ताकि उससे जुड़े सारे मॉड्यूल्स, लाइब्रेरीज हम उसके अंदर इंस्टॉल करें, बाहर ना करें, ठीक है, ताकि दूसरों के साथ दिक्कत ना हो। समझ आ गया? क्योंकि अगर मान लो मैं ग्लोबल में भी सारी चीजें इंस्टॉल कर सकता हूँ, सारे प्रोजेक्ट ग्लोबल से ही बनवा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को एक प्रोजेक्ट की चीजें किसी को देनी पड़ गई कि भी अगर तेरे को ये प्रोजेक्ट रन करना है तो तेरे को ये सारी फाइल चाहिए, मतलब कि सारे मॉड्यूल चाहिए, और अगर मैं इसके अंदर लिखूंगा पिप फ्रीज, अगर मैं अपने कंप्यूटर के अंदर लिखता हूँ पिप फ्रीज, तो सिंपल सी बात है वो सारे मॉड्यूल्स की लिस्ट दे देगा मेरे को। अब मैं उसको कैसे बताऊं, एक चीजें दूं लिख के कि ये ले, ये सारे मॉड्यूल्स डाल ले, ऐसा नहीं होता ना। तो हम क्या करते हैं, एक अलग से एनवायरनमेंट बनाते हैं हर एक प्रोजेक्ट का, ताकि हम जब भी लिखे पिप फ्रीज तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी हमने मॉड्यूल्स इंस्टॉल करे हैं सिर्फ वे हमारे
सामने आए। यहाँ पर एक हमारा अलग से पाइथन फोल्डर होगा, अलग से पाइथन इंटरप्रेटर होगा जो पाइथन का कोड को एग्जीक्यूट करेगा, और जितने मॉड्यूल्स डालेंगे वो इसी के अंदर डालेंगे अलग से, ठीक है। और इसके अंदर वाला कोड सिर्फ इसी को एक्सेस करेगा। समझ आ गया? अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। यही है हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट। ये तो हो गया हमारा रियल एनवायरनमेंट, हमारा पूरा पीसी, ठीक है। और एक हम अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट भी बना सकते हैं, एक छोटा एनवायरनमेंट जहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड सारे मॉड्यूल्स, लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स मौजूद होंगे, ठीक है। ये है वर्चुअल एनवायरनमेंट। एक सेकंड, यहाँ से कुछ गड़बड़ हो गई ना, यहाँ से इसको हटाता हूँ, ये लो, ठीक है। तो अब ये बनाते कैसे हैं, यूज कैसे करते हैं, अब वो सीखेंगे, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है शायद, थोड़ी सी, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना सिखाऊंगा, यूज करना सिखाऊंगा, ये सभी चीजें बताऊंगा आपको कि कैसे करनी है। तो यहाँ पे एक बार मैं क्लियर लिख लेता हूँ ताकि हमारा जो टर्मिनल है वो साफ हो जाए। और यहाँ पर अभी हम जो करंट एनवायरनमेंट यूज कर रहे हैं वो हमारा है ग्लोबल, मतलब कि सिस्टम वाइड एनवायरनमेंट है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं इसको कमेंट करता हूँ, और एक बिल्ट इन मॉड्यूल हमारे पास इंपोर्ट सिस, और ये क्या करता है, हमको पाथ प्रोवाइड करता है। प्रिंट करवाता हूँ प्रिंट सिस डॉट पाथ, ठीक है। अब इस पाथ को देखना है क्या प्रिंट होगा। यहाँ पे रन करता हूँ और यहाँ पे प्रिंट हुआ है हमारा डी ड्राइव के अंदर, ये हमारा पाइथन का पिटारी ये फाइल है, और हमारी एक ये एक फाइल है पाइथन वाली, और मतलब कि ये ना काफ़ी सारे फोल्डर्स की लिस्ट प्रिंट की है इन्होंने, काफ़ी सारे एड्रेसेस दिए हैं। इन सभी एड्रेसेस पे ना जो भी आप इंपोर्ट करोगे ना, जो भी इंपोर्ट करोगे तो वो इन सभी एड्रेसेस पे ढूंढा जाएगा, जो भी आप इंपोर्ट करोगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं इंपोर्ट रिक्वेस्ट करता हूँ तो सबसे पहले वाले इस एड्रेस पे ढूंढा जाता है उस मॉड्यूल को, फिर इस वाले एड्रेस पे ढूंढा जाता है, फिर इस वाले एड्रेस पे ढूंढा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लिस्ट है यहाँ पे, इन सभी में ढूंढा जाता है जो भी आप इंपोर्ट करोगे। तो पहले इसमें ढूंढेगा, फिर इसमें ढूंढेगा, फिर इसमें ढूंढेगा, जिसमें मिल गया वो आपको दे देगा। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले यहाँ पे ढूंढता है, इंडेक्स वाइज चलेगा, ये समझ लेना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो भी आप यहाँ पे लिखो ना, जो भी आप यहाँ पे फाइल बनाओ, अपना खुद का मॉड्यूल बनाओ, उसको उस नाम से मत बनाना जिस नाम का मॉड्यूल आपने इंस्टॉल कर रखा हो, या फिर बिल्ट इन हो, या फिर यूज करने वाले हो, ठीक है। क्योंकि वो सबसे पहले अपने इस करंट फोल्डर में चेक करता है सबसे पहले कि भाई इस फोल्डर के अंदर क्या उस नाम का मॉड्यूल है, तो पहले वो मेरे को ला के दो। समझ आ गया? तो अब बारी आती है, हम एक अपना खुद का नया एनवायरनमेंट बनाएंगे, ठीक है। और एनवायरनमेंट बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, एक फोल्डर बनाना पड़ता है, किसी भी नाम से बना सकते हो। मैं अपना वो फोल्डर MyEnv नाम से बनाऊंगा। किस नाम से? MyEnv, ठीक है। तो कैसे? सिंपल आप एक कमांड लिखो पाइथन, ठीक है। ये देख लेना कमांड क्या है, पाइथन -m, और यहाँ पे लिखो VENV मतलब कि एक हम वर्चुअल ENV बना रहे हैं, ठीक है। और भी तरीके होते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के, लेकिन ये ईजीएस्ट है, काफी ईजी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद एनवायरनमेंट का नाम लिख दो, मतलब कि फोल्डर का नाम लिख दो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ my_env, ठीक है। इतना लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे एक फोल्डर बन के तैयार हो गया है कि भाई यहाँ पे आप MyEnv के अंदर जा सकते हो। और यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट्स हैं, एक्टिवेट है, ये सभी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा VS कोड भी कह रहा है वी हैव नोटिस ए न्यू एनवायरनमेंट हैज बीन क्रिएटेड, डू यू वांट टू सेलेक्ट इट फॉर वर्कस्पेस फोल्डर। भी ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इस एनवायरनमेंट को सिलेक्ट कर लेगा। जो भी हम कोड इसमें रन करेंगे वो ऑटोमेटिकली इस एनवायरनमेंट में जाके टक करेगा। टक मतलब कि यहाँ पर होगा उसकी सर्चिंग, ठीक है, ऑटोमेटिकली। पर एक बार के लिए मैं इसको नो करता हूँ, यहाँ पे एक बार के लिए, या फिर क्रॉस कर देता हूँ, और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ VS कोड के अंदर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वर्जन लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करो, ठीक है। अगर आपको नहीं चेंज करना आता, देखो अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर मैं ना इसके अंदर रिक्वेस्ट मॉड्यूल को हटाता हूँ, और अभी इसको भी हटाता हूँ मैं, और इसको भी हटाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पे करता हूँ इंपोर्ट पांडास, ठीक है। ये एक लाइब्रेरी है, या एक काम करते हैं फ्लास्क लिखता हूँ, इंपोर्ट फ्लास्क, ठीक है। ये एक लाइब्रेरी है, ठीक है। रन करते हैं, फ्लास्क को रन करता हूँ, तो यहाँ पे आ कि मॉड्यूल मिला नहीं हमको फ्लास्क नाम का, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, सिंपल इस ENV के अंदर जाऊंगा, इस ENV के अंदर मॉड्यूल को इंस्टॉल करूंगा, ठीक है। कैसे करूंगा? सिंपल आपको क्या करना है, दो कमांड्स हैं किसी भी एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने की, ठीक है। कैसे एक्टिवेट करोगे कि आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है, अगर आप विंडो में हो तो अलग कमांड है, लिनक्स में हो तो अलग कमांड है। आपको सिंपल इस फोल्डर के अंदर जाना है, जो भी MyEnv नाम का फोल्डर है, इसके अंदर जाओ, और इसके अंदर आपका एक स्क्रिप्ट्स नाम से फोल्डर है, ये देखो इसके अंदर आप जाओगे तो इसके अंदर स्क्रिप्ट्स नाम से फोल्डर, और इसके अंदर जो एक्टिवेट नाम की फाइल है ना, ये आपको एग्जीक्यूट करनी है, डायरेक्ट एक्टिवेट, और ये आपको एंटर कर देनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया विंडो का। और अगर आप लिनक्स में हो तो बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखना है सोर्स, इस तरीके से सोर्स, और फिर ये कमांड आपकी हो जाएगी लिनक्स के लिए, ठीक है। विंडो में बस आपको सोर्स नहीं लिखना, ये इस तरीके से, ठीक है। बस आपको ये लिखो और एंटर कर दो। जैसे आप एंटर करोगे और ये आपका जो डायरेक्टरी है, इसके सामने देखो ब्रैकेट में MyEnv लिखा आ गया। इसका मतलब है ये मेरा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है ये एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर देखो लाइब्रेरी में जाओगे, जो पिप के अंदर जाओगे तो इसके अंदर जितने भी आप लाइब्रेरी वगैरह डालते रहोगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डलती रहेंगी, ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ पे लिखूं PIP इंस्टॉल फ्लास्क, ठीक है,
फ्लास्क एंटर करता हूँ तो वो कहाँ डलनी चाहिए, वो माई env में डलनी चाहिए ना। अब ये फ्लास्क डल रहा है, अब ये जैसे ही डल जाएगा मैं इसको रन करके दिखाता हूँ इस फाइल को, ठीक है। फ्लास्क डल चुका है, ठीक है, फ्लास्क अब डल चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, पर ये आ गया एरर। ऐसा क्यों हुआ, अभी तो हमने फ्लास्क डाला है। देखो फ्लास्क डला है कहाँ, फ्लास्क डला है इसके अंदर। देखो अगर मैं दिखाऊँ आपको डला हो तो देखें, इसके अंदर फ्लास्क नाम से नहीं है, होना चाहिए। ये देखो ये रहा मेरे को दिखा नहीं, ये रहा फ्लास्क है ना। लाइब्रेरी के अंदर साइड पैकेजेस के अंदर ये डल चुका है, फ्लास्क के नाम से आ गया ना फ्लास्क, और इसके अंदर हमारी फाइल भी मिल जाएगी है ना। तो ये देखो init.main.py init.py है, ये ऑटोमेटिकली उठा ली जाती है, बाद में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा फ्लास्क जो है मिल चुका है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फाइल हमारी, ये इसको उठा क्यों नहीं रही है, इस एनवायरनमेंट से क्यों नहीं उठा रही है, ये इसलिए नहीं उठा रही है क्योंकि ये जो कोड है हमारा इस एनवायरनमेंट से कनेक्टेड नहीं है। क्यों, क्योंकि VS कोड इसको कनेक्ट नहीं होने दे रहा। VS कोड एक अपना पूरा का पूरा वर्क स्पेस फोल्डर क्रिएट करता है और VS कोड अपने खुद के एनवायरनमेंट पे चलाता है जब हम यहाँ से रन करते हैं तो। लेकिन अगर आप फोल्डर के अंदर जाओगे और यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लो, ठीक है, टर्मिनल ओपन कर लिया। अब यहाँ पे सेम कमांड लगाओ आप, माई env, जो आपका माई env उसके अंदर जो सोर्स फोल्डर है उसके अंदर जो एक्टिवेट है उसको रन कर दो, ठीक है। इसके अंदर भी हमने वो अपना वर्चुअल env एक्टिवेट कर लिया है। अब जो हमारा वर्चुअल env एक्टिवेट हुआ है, हम उसके थ्रू अपनी फाइल को रन करेंगे। कौन सी वाली, जो हमारी 14 वाली फाइल है ना, 14 वाली कौन सी, मॉड्यूल्स पिप वाली, इसको रन करते हैं, ठीक है। ये हमारी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन 14 और एंटर कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर फ्लास्क है, और अगर फ्लास्क नहीं होता तो एरर आता। देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ पिप पिप फ्रीज लिख के दिखाता हूँ, पिप फ्रीज, ठीक है, इसके अंदर देखो फ्लास्क है हमारा, है ना फ्लास्क, ठीक है। ये देखो ये तो बाय डिफॉल्ट होते हैं, थोड़े बहुत डल जाते हैं एक्स्ट्रा। जब हमने फ्लास्क डाला ना तो इसके साथ फ्लास्क जिस चीज को यूज कर रहा है उसने भी उन सभी चीजों को डाल दिया है ना, फ्लास्क आ गया हमारा। अब देखो यहाँ पर फ्लास्क है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर पिप फ्रीज करता हूँ, पिप फ्रीज, तो देखो कितने सारे आएंगे, ये देखो कितने सारे आ गए। सॉरी, जो कमांड है ना, ये जो यहाँ पे चल रही है, ये इसी के अंदर चल रही है, उसी एनवायरनमेंट में, तो वही आए। लेकिन जब आप एग्जीक्यूट करते हो ना यहाँ पे क्लिक करके, तो वो अलग से एग्जीक्यूट होता है, तो वो इस एनवायरनमेंट को उठाता नहीं है। हाँ जी, इस एनवायरनमेंट को नहीं उठाता। क्यों, क्योंकि जब ये एग्जीक्यूट करता है ना, तो ये देखो पूरा एड्रेस लिखता है, ये देखो इस एड्रेस के थ्रू ये एग्जीक्यूट होगी, और जब इस एड्रेस के थ्रू एग्जीक्यूट होगी ना, तो ये हमारी किसके अंदर जाएगी, ये हमारी जाएगी पुराने सी ड्राइव के अंदर, जो हमारा पाइथन है ना उसके थ्रू एग्जीक्यूट की जा रही है। और वो क्या कर रहा है, वो अपने पास से उठा रहा है सारी चीजें, है ना, तो उससे ये वाली फाइल एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जितने वर्चुअल env बना रखे होंगे ऑटोमेटिकली लिस्ट आ जाएगी, और ये देखो माई env venv है, इस पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ से भी आप इसको रन कर पाओगे, ठीक है। और फिर देखो कोई एरर नहीं आ रहा है, समझ आ गया। अब हम जो भी कोड करेंगे, जो भी चीज लिखेंगे, वो सभी चीजें हमारी किससे कनेक्ट होंगी, माई env से कनेक्ट होंगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप वर्चुअल env बनाओ तो सबसे पहले उसमें कनेक्ट हो, उसमें कनेक्ट होने के बाद आप यहाँ पे अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना। क्योंकि अगर कनेक्ट नहीं होगे ना माई env से, तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ठीक है। टर्मिनल में मेरे को कनेक्ट होना पड़ा है उसको चलाने के लिए। अगर मैं इससे कनेक्ट नहीं होता, अगर मैं डीएक्टिवेट कर जाता हूँ इससे, वापस से डीएक्टिवेट कैसे करेंगे, देखो इसके अंदर स्क्रिप्ट के अंदर है, यहाँ पे डीएक्टिवेट नाम की फाइल है ना, या फिर आप इसको बंद कर दो और दोबारा से चला लो। यहाँ पे जाओ इसके अंदर और राइट क्लिक करो, दोबारा से चलाओ। और सॉरी, ओपन विद कोड नहीं करना मेरे को, राइट क्लिक ओपन इन टर्मिनल, और यहाँ पर जूम करता हूँ और यहाँ पर दोबारा से उस कोड को रन करता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ Ctrl+C पाइथन, और पाइथन के बाद हमारा 14 वाली फाइल है, रन करता हूँ। देखो फ्लास्क का एरर आ गया। पर जब मैं कनेक्ट कर जाऊंगा, माई env के अंदर जाओ, यहाँ पे सोर्स के अंदर जाओ, यहाँ पे एक्टिवेट को रन कर दो, और अब मैं अगर वो वाला कोड रन करता हूँ ये, तो ये रन करेगा, कोई एरर हमारे पास नहीं आ रहा। कोई एरर नहीं आ रहा मतलब वो काम कर रहा है, ठीक है। अभी मैंने उसके अंदर कुछ करा नहीं है, लेकिन वो काम कर रहा है, समझ आ गया। यही था हमारा वर्चुअल env। वर्चुअल env कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। क्या करना, डिलीट करने के लिए आप सिंपल इस पूरे फोल्डर को डिलीट कर दो, आपका वर्चुअल env हट जाएगा, ठीक है। दोबारा बनाना है किसी नाम से, तो वही कमांड दोबारा लगाओ जो मैंने यहाँ पे आपको बताई थी कि वर्चुअल env कैसे बनाना है। तो ये देखो यहाँ पे वर्चुअल env की कमांड है पाइथन -m venv माई env, ठीक है। अब ये ऐसे कैसे, ये आप वेबसाइट पे भी देख सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है। आप death.in पर जाओ, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखो, इधर यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखो death.in और एंटर करो, वेबसाइट खुल जाएगी। कोर्सेज में जाओ, यहाँ पे पाइथन का मिल जाएगा आपको, यहाँ पे स्टार्ट वॉचिंग पे आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे आपको ना पूरी की पूरी वीडियो का पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, और यहीं पर आपको कैसे एनवायरनमेंट बनाना है, कैसे उसके अंदर एक्सेस करनी है, लिनक्स में हो तो कैसे करनी है, सब भी आपको यहाँ पे पूरा का पूरा मिल जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट उसको कॉपी कर सकते हो, इस तरीके से सेलेक्ट करो, कॉपी
कर लो, है ना? ये आप कर सकते हो परफेक्टली, पूरी की पूरी वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे वीडियोज़, ठीक है? तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट आके वीडियोज़ देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आते हैं हम अपने लास्ट वाले इस पे, रियल वर्ल्ड यूज़ केस पे। अब हम यूज़ क्यों करते हैं इसको? सबसे पहली बात, जब हम अपने खुद के मॉड्यूल्स बनाते हैं तो हम इज़िली उन चीज़ों को हर एक फाइल में एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है? तो ये हमारा रियल वर्ल्ड यूज़ केस है। जैसे कि math.tools.py है, files.tools.py है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने खुद के टूल्स बनाएंगे, ठीक है? और हम क्या करते हैं, उन टूल्स को पिप पे जाके अपलोड कर देते हैं, ठीक है? कि भाई ये लो हमारे टूल, पूरा का पूरा हमने अपलोड कर दिया। अब वहाँ से कोई और यूज़र भी उसको इंस्टॉल कर सकता है। कैसे? वो सब भी हम बाद में बातें करेंगे कि उस पे कैसे अपलोड करना है आपके खुद के मॉड्यूल को, ओके? और जैसे कि रियल वर्ल्ड यूज़ केस में आपको मैंने दिखाया कि जैसे कि आपका फ्लास्क है, जब आप इंस्टॉल करते हो, जैसे कि मैंने फ्लास्क इंस्टॉल करके दिखाया, तो फ्लास्क क्या काम करता है? फ्लास्क आपका एक तरीके से वेब डेवलपमेंट का है, जो कि आपको बैकएंड बनवाने में आपकी हेल्प करता है। उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे टूल्स हैं जिससे आप फटाफट बैकएंड बना सकते हो, ठीक है? और पांडास है, पांडास से भी आप अपना वो डेटा एनालिटिक्स कर सकते हो, मतलब कि कुछ ना कुछ डेटा को आप एनालाइज कर सकते हो कि कैसे क्या है ना? थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हो डेटा को, तो वो सभी आप कर सकते हो। मैटप्लॉटलिब है, जिससे आप अपना चार्ट वगैरह बनवा सकते हो, काफ़ी सारे, है ना? रिक्वेस्ट मॉड्यूल मैंने आपको डाल के दिखाया, रिक्वेस्ट से आप पर्टिकुलर एपीआई रिक्वेस्ट कर सकते हो किसी भी सर्वर पे, किसी भी बैकएंड पे अपना, ठीक है? ये सभी आप कर सकते हो। ब्यूटीफुल सोप है, ये आप इससे वेब स्क्रैपिंग भी कर सकते हो, मतलब कि ब्यूटीफुल सोप में आप वेबसाइट का लिंक डालो, वहाँ से पूरा का पूरा HTML कोड उसका उठ के आएगा, वहाँ से आप उसको स्क्रैप कर सकते हो कि भी कुछ डेटा निकालना है उसके अंदर से, तो वो निकाल सकते हो। तो ये सभी यूज़ केसेस हैं, रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस जो यूज़ करे जाते हैं। हाँ जी, जेंगो है, कितना बड़ा फ्रेमवर्क है। पहले पाइथन कंप्लीट हो जाए, फिर जेंगो पे भी आएंगे, फ्लास्क पे भी आएंगे, इन सभी के ट्यूटोरियल्स भी लेके आएंगे आपके लिए कि कैसे यूज़ करना है, कैसे बैकएंड खुद का बनाना है पाइथन के अंदर, वो सभी डिस्कस करेंगे आराम से, ओके? तो गाइस, आज की जो वीडियो थी वो इतनी थी। होप आपको समझ आया होगा सब कुछ। और अब आपके लिए कुछ टास्क हैं। टास्क ये है कि आप अपने 2-4 खुद के एनवायरनमेंट बनाओ, ठीक है? 2-4, हाँ जी, 2-4 एनवायरनमेंट बनाओ और हर एनवायरनमेंट में अलग-अलग पैकेजेस इंस्टॉल करो, ठीक है? और सभी के अंदर अलग-अलग पैकेजेस होने चाहिए और सभी को बारी-बारी एक्टिवेट करो। पहले एक को एक्टिवेट करो, उसके कोड को एग्जीक्यूट करके देखो, फिर दूसरे को एक्टिवेट करो, फिर उसके कोड को एग्जीक्यूट करो। एक बार में सारे तो नहीं कर पाओगे, लेकिन बारी-बारी करो, ठीक है? तो ऐसे आपको एनवायरनमेंट बनाना आ जाएगा, थोड़ा-सा एनवायरनमेंट के बारे में पता चल जाएगा, ये है क्या चीज़, कैसे बनता है। मैंने आपको थोड़ा-सा विजुअलाइज़ करके भी दिखाया। होप आपको समझ आया होगा कि वर्चुअल ENV कैसे बनाते हैं, कैसे काम करता है, वो सभी आया होगा समझ आपको, ठीक है? जैसे कि मैंने एक वर्चुअल ENV बनाया, उसके अंदर मैंने फ्लास्क डाला, फ्लास्क के अलावा उसके अंदर बहुत सारी चीज़ डल गई, ठीक है? मान लो इसके अंदर मैं पांडास भी डाला, डेटा एनालिटिक्स के लिए मैटप्लॉटलिब भी डाला, है ना? मैटप्लॉटलिब, है ना? ये भी डाला है और भी मैंने इसके अंदर मॉड्यूल डाले हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी के अंदर एक्सेसिबल होंगे। तो ये वाला है ना मोड एनवायरनमेंट, इसी के अंदर एक्सेसिबल होंगे, ठीक है? अगर ये समझ आता है गाइस तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पर सीख चुके हो पाइथन के मॉड्यूल सिस्टम को भी, है ना? तो अब आप सिर्फ पाइथन के यूजर नहीं रहे, अब आप डेवलपर बन चुके हो। हाँ जी, आप पाइथन के डेवलपर बन चुके हो, मतलब कि अब आप पाइथन के टूल्स भी बना सकते हो जो दूसरे बंदे यूज कर सकते हैं, यहाँ तक कि जो आप अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी यूज कर सकते हो, ठीक है? तो ये इस तरीके से आप टूल्स बना सकते हो, मॉड्यूल्स बना सकते हो। तो अब अपना मॉड्यूल बनाओ, पिप से इंस्टॉल करके देखो, अलग अलग मॉड्यूल्स, बहुत सारे मॉड्यूल्स है ना, उनको फ्रीज करवाओ, हर एक को requirement.txt में डाल के देखो, एक VNV बनाओ, ठीक है? और वहाँ से काफ़ी सारे जो वे हैं मॉड्यूल्स, उनको पिप फ्रीज करके रिक्वायरमेंट के अंदर डालो, ठीक है? और दूसरे VNV में जाके उसके अंदर उस रिक्वायरमेंट्स वाली फाइल से सारे के सारे डालो, करके देखो ये। और जब आप ये सीख जाओगे तब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स की, और वो मॉड्यूल्स कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं, वो सभी हम देखेंगे, ठीक है? तो होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी कि कैसे क्या क्या सब कुछ होता है। और अगर समझ आई गाइज, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी अपने दोस्तों के साथ, स्मैश दैट लाइक बटन। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ऐसी ऐसी वीडियोस आपके लिए मिलती रहेंगी। और शेयर जरूर करें वीडियोस को, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम है और जिस तरीके का आपको कंटेंट दे रहा हूँ मैं, उस तरीके से आपको शेयर करनी चाहिए हर जगह, जहाँ पर भी आप कर सकते हो, जितना हो सके। वीडियो को लाइक जरूर करो, कमेंट करो, बेशक कुछ भी आपको कमेंट करना हो कमेंट जरूर करो, ताकि मेरे को भी लगे हाँ भी इंटरेक्शन हो रहा है, कमेंट किए जा रहे हैं, तो मतलब कि बंदे सीख रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। जो आपको काम दिया जाए वो जरूर काम करके कमेंट जरूर करा करो, ठीक है? तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।